नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने चंद्रयान-3 के लॉन्च के साथ पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया है कि इंडिया आने वाले समय में स्पेस प्रोग्राम में एक उभरती हुई सुपर पावर बन के उभरेगा। बट क्या आपको पता है कि इसी इसरो के पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस थे और ये सब फैक्टर्स अगर लाइन अप नहीं होते तो शायद इसरो आज जिस मुकाम पे खड़ा है उस मुकाम पे खड़ा नहीं होता। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, आइए चलिए देखते हैं। हमारा प्यारा भारत पहले से ही रुचि रखता था स्पेस रिसर्च में। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो हमारे वेदों में एक दिन को 12 घंटे में डिवाइड कर दिया है और 360 दिनों में, ये हम ऋग्वेद में पा सकते हैं। पर मॉडर्न साइंस या मॉडर्न स्पेस रिसर्च की पहल कर गई थी 1920 में एसके मित्रा ने। उन्होंने रेडियो वेव्स को आइनोस्फीयर में लॉन्च किया था उसको स्टडी करने के लिए, और इसी रिसर्च को आगे बढ़ाया था सीवी रमन और मेघनाथ साहा ने। पर हमारी एक्चुअल कहानी 1939 में शुरू होती है जब होमी जहांगीर बाबा इंडिया में आते हैं अपनी छुट्टियां बनाने के लिए। चंद महीनों बाद ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है जिसके के कारण वो लंदन अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए जा नहीं सकते। इसी दौरान उनको पोस्ट मिल जाती है आईआईएससी बेंगलुरु में रीडर इन फिजिक्स की, जहां पे सीवी रमन हेड होते हैं। और उसी दौरान उनकी मुलाकात होती है हमारे फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के साथ। और उस टाइम वो दोनों कॉस्मिक रे फिजिक्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। और कॉस्मिक रे फिजिक्स कुछ और नहीं बट एक काइंड ऑफ रेडिएशन है जो हार्मलेस तो है बट हमारे चारों तरफ है और कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये कॉस्मिक रेस एक तो सन से एमिट हो रही है या कोई ऐसे मैटर से जो अभी तक हमें अननोन है। होमी जहांगीर बाबा एक नामचीन फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके बहुत सारे अजीज दोस्त भी थे। उन्हीं अजीज दोस्तों में एक नाम आता है, वो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और उनके बिजनेसमैन भी बहुत सारे दोस्त थे जैसे कि डोरबजी टाटा और जेआरडी टाटा, जिनका उन्हें आगे जाके बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। वो ऐसे कि जब उन्होंने अप्लाई किया न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए ताकि वो रिसर्च करके इंडिया को आगे बढ़ा सके, तभी इंडिया के पास ना ही इतने फंड्स थे ना ही उनकी प्रायोरिटी थी, क्योंकि तब सिर्फ 7 साल हुए रहते हैं इंडिया इंडिपेंडेंट होके। बट जब होमी बाबा समझाते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके एक एनर्जी इंडिपेंडेंट देश हो सकते हैं, तो उसी के कारण और उनके कॉन्टेक्ट्स को यूज करके फाइनली 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन हो जाता है। साइकिल से लेकर सुई मशीन तक एवरीथिंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हम इंडिया में कुछ बनाते ही मैं इसे बदलना चाहता। इस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को फंड कर दिया था जेआरडी टाटा ने और साइन अप कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और यही डीएई इंडिया को आगे जाके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो ऐसे, इसके जानने से पहले हम दुनिया के दूसरे छोर पे जाते हैं जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन एक कोल्ड वॉर में फंस चुके थे। वो एक स्पेस रेस में दौड़ रहे थे क्योंकि उनको मालूम था जो भी स्पेस में पहले महारत हासिल करेगा वही आगे जाके एक सुपर पावर बनेगा। इसी के कारण 1955 में अमेरिका अनाउंस कर देता है कि वो स्पेस में जा रहे हैं। और इसके जवाब में सिर्फ 2 साल बाद 1957 में रशिया अपना पहला रॉकेट स्पुतनिक लॉन्च कर देता है। इन सारी घटनाओं से प्रेरित होकर विक्रम साराभाई अप्लाई कर देते हैं इंडिया में एक स्पेस रिसर्च कमेटी के लिए, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि अभी की प्रायोरिटी कुछ अलग है, तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता। इसी के कारण 1962 में हमें मिल जाता है इनकोस्पार, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकोस्पार तब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर वर्क कर रहा होता है बट उसके पास फंड्स भी नहीं रहते। इसी के कारण रिक्रूटमेंट प्रोसेस एकदम आसान रहता है, क्योंकि जब इनकोस्पार के एक रिक्रूट आर अन्नमुदम को पूछा गया कि आपको कैसे रिक्रूट किया गया है, तो वो बोलते हैं कि विक्रम साराभाई ने सिर्फ पैशनेट लोगों को लिया है और वो ना ही किसी की क्वालिफिकेशन देती है ना ही डिग्री। उन्हें सिर्फ चाहिए रहता है पैशन इंडियन स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। इंडिया को थोड़े टाइम बाद ही अपना पहला रॉकेट लॉन्च करना रहता है, इसीलिए वो ठुम्बा, एक केरला में एक छोटा सा विलेज है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको लॉन्च साइट में बदल देते हैं, क्योंकि ठुम्बा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ही ज्यादा पास है। और वहां पे फंड्स ना होने के कारण वहां पे सेंट मेरी एक चर्च होता है जो 16th सेंचुरी में फॉर्म हुआ रहता है, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं कंट्रोल रूम में और वहां पे वो असेंबली करते हैं अपने रॉकेट्स की। और आपने जो ये फोटो देखे होंगे साइकिल पे रॉकेट ले जाते वक्त, वो इसी के दौरान की फोटो है। इसीलिए 1963 में इंडिया अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे लॉन्च कर देता है जो अमेरिका से मंगाया था।
वो लॉन्च करता है ये रॉकेट ताकि पृथ्वी में छुपे हुए एटम्स को हम स्टडी कर सके। और वो कहते हैं ना कि कुछ कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते ही रहेंगे। वैसा ही कुछ 1966 में हुआ जब होमी जहांगीर बाबा फ्लाइट 101 में ट्रैवल कर रहे थे और उसी दौरान उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें यह पता चला कि कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं कि CIA, जो एक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने एग्जीक्यूट प्लान बनाया था होमी जहांगीर बाबा का, क्योंकि उनको कहीं से खबर मिल गई थी कि 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद जब इंडिया हार गया था तब इंडिया को सेफ रखने के लिए होमी बाबा ने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रस्ताव रखा था। और इसीलिए USA ये नहीं चाहता था कि उसके अलावा और सोवियत यूनियन के अलावा और एक न्यूक्लियर पावर देश उभर के आए। और इसी कारण कुछ महीनों बाद ही इनकोस्पार्क अपना डाउनफॉल देखना शुरू कर देता है। बट तभी राइज करता है कि यंग साइंटिस्ट जो आगे जाके इंडिया का एक प्रेसिडेंट भी बना, और वो कोई और नहीं बट हमारे प्यारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम थे। Spotted me as a young scientist. Then he gave the full responsibility to grow. Not only he selected me when I'm in the lower bottom, but he gave me a responsibility to grow and ensure that I succeed. If I fail, he was... APJ अब्दुल कलाम को स्पॉट किया था विक्रम साराभाई ने उनके पैशन के लिए, और उनको रिक्रूट किया था उस टाइम पे HGS मूर्ति ने, जो उस टाइम के डायरेक्टर थे इनकोस्पार्क के। अब्दुल कलाम रिक्रूट हुए थे 1964 में और उसी के बाद ही वो बहुत ही एक्टिव थे। इसी के कारण जब इनकोस्पार्क अपना डाउनफॉल देख रहा था तो उन्होंने अपने पूरी कमेटी को अपलिफ्ट किया और सिर्फ होमी बाबा के डेथ के एक साल बाद यानी कि 1967 में इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनियसली बिल्ड रॉकेट रोहिणी RS-75 लॉन्च कर दिया स्पेस में। इसी ग्रोथ को देखते हुए 1969 में इनकोस्पार्क कन्वर्ट हो जाता है इसरो में और हमें ऐसा ही हमारा प्यारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। पर वो उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही काम कर रहा था। इसके लिए 2 साल बाद मतलब 1971 में इसरो एक फुली ग्रोन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। और 2017 में तो इसरो ने 106 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए थे, जिसमें तो 96 सैटेलाइट USA के थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अगर आपको हमारा कंटेंट इंस्पायरिंग लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए प्रज्वल इनसाइट्स के साथ। जय हिंद।